नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को मैं अपने व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे स्पेशल बल्कि VIP स्पेशल हमारे आज मेहमान हैं मास्टर मिर्दास साहब, जो हमारी जानी पहचानी शख्सियत हैं, हमारे टीचिंग से वाबस्ता हैं, जिनका तल्लुक़ मलोट सतिया से है, डोक कैथोला से है। आज वो हमारे मेहमान हैं। आज उनसे इंटरव्यू करते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके हालात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तशरीफ लाए। मैं इसका काबिल तो नहीं हूँ, आप इंटरव्यू के लिए हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, याद माजी एजाब है यार, आप छीन ले मुझसे आप माशाअल्लाह। इंटरव्यू के सिलसिले में जो बातें आप मुझसे पूछेंगे, जहाँ तक मेरी यादाश्त का तल्लुक़ है, मैं इंशाल्लाह उनका सही जवाब दूँगा। जी जी बिल्कुल, मुझे खुशी है आज आप का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ और मुझे दिली बड़ी तस्कीन है। मेरे वालिद साहब के आप दोस्त भी रहे हैं और क्लास फेलो भी रहे हैं, और मोस्टली आपके जो भी आपके बेटे हैं वो भी मेरे फेलोज़ हैं। तो सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया, अपने वालिद साहब का जिक्र किया। किसी शायर ने क्या खूब कहा, सब कहाँ कुछ गलो लाला में नुमाया हो गए, क्या क्या सूरतें इलाही खाक में पहनाया। जी जी, इब्तदाई तालीम के बारे में आप बता दें, मैट्रिक कहाँ से किया, किस ईयर में किया? मैं ज़रा तशी सुबह को सुबह के हवाले से बात करूँगा। मेरी पैदाइश 1941 की है। उस ज़माने में तालीम जो थी उसका फकदान था। कैमरा देखिए कि तो सबसे पहले कोहाना में एक स्कूल था जो क्या में पाकिस्तान के बाद वहाँ से ख़त्म हुआ, और बेड़ा के नाम बेड़ा में उसका इजरा हुआ। मेरे पहले मास्टर साहब जो थे उनका नाम था, वो रहने वाले थे मरी के। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तालीम दी। हम दो भाई इकट्ठे पढ़ते थे, मेरा छोटा भाई और हम दोनों पहली जमात में इकट्ठे दाखिल हुए और मैट्रिक तक इकट्ठे तालीम हासिल की, फिर इकट्ठे डेवी की। माशाअल्लाह। तो आपने मैट्रिक, आपने जो बताया बरेवड़ा के मकाम से, आपने टीचर साहब का भी नाम था, साथ आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किया? मैं 1958 में मैंने मिडिल किया गवर्नमेंट हाई स्कूल, उस वक्त गवर्नमेंट मिडिल स्कूल था मलोट सतिया। उसके बाद मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटी सतिया में 9वीं क्लास में दाखिल हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेरा भाई मेरे साथ था, और आपके इलाके के मोहतरम जो आपके स्टाफ का चेयरमैन हैं बशीर साहब और शफीक साहब मेरे क्लास वाले थे। माशाअल्लाह। और इस तरह मैं आपको क्या बताऊं कि उस ज़माने में 10 मील हम मलोट सती से चलकर पैदल कोटी सती में आया करते थे, और 10 मील चलकर वापस घर जाते थे। इतना लंबा सफ़र था, तमाम सफ़र जो था वो पैदल था। तो उस ज़माने में जब मैंने मैट्रिक किया तो मैं उन्हें साथों का बल्क तज़किरा करूँगा जिन्होंने मेरी रहनुमाई की और जिन्होंने मैं तालीम दी। जनाब मोहतरम सूफी अब्दुल साहब मोहतने कोटी सतिया, और जनाब मास्टर सलमतुल्लाह साहब जिनका तल्लुक़ दरनिया से था, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की और पूरी उन्होंने तवज्जो दी। बल्कि सूफी साहब के साथ प्रिंसिपल थे हाई स्कूल कोटी सतिया में, उन्होंने 2 ग्रुप बनाए हुए थे, खालिद और तारिक। खालिद और तारिक जो थे उनका आपस में मुकाबला वो करता था, इम्तहानी भी और तकरीर और तहरीरी भी। तो मैं खालिद ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था, तो मैं उसका लीडर था। बहुत से डिबेट हुए, जिस डिबेट में सरफेस में रहा। उस ज़माने में कोटी सती का बेहतरीन मुकर्रर भी था। माशाअल्लाह। सर आपने FA भी लाइव कोटी सतिया से ही? उसके बाद ज़रिए माश के सिलसिले में मैं 1960 में नेवी में भर्ती हुआ, तो मेडिकली अनफिट हो गया। उसके बाद मैंने JV किया, और फिर मेरी पहली अपॉइंटमेंट मरकज़ करो सजदा यूनिट कनौर में हुई। हालात सतम दरीफे देखिए कि वहाँ स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं थी, एक बॉडी का दरख्त था, उसके नीचे हम बैठकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। मेरे हेड जो थे वो अरजस्ता जो थे
वो किसी बिस्तर में बंद करके ले आते थे और शाम को अपने घर चले जाते थे। इस तरह मुझे सबसे वहाँ तकलीफ ये हुई कि मुझे डेरा नहीं मिलता था, रहायश के लिए मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। बहरहाल अल्लाह ताला उस शख्स का भला करे, एक आदमी था, उसने मुझे डेरा दिया तो मैं वहाँ रहा तकरीबन 6 माह के बाद मेरा तबादला कोटा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोटा सी में हुआ। वहाँ मैं तकरीबन 3 साल रहा। 3 साल के दौरान एक लड़का मुझे बहुत याद आता है, लड़का तो मैंने उसको कहता, वो प्रोफेसर है, बड़ा शैतान था, अजहर इकबाल गवर्नमेंट उसका नाम था। तो उसको मैं मार मार थक गया, लेकिन वो मेरे काबू नहीं आता था। एक दिन मैं कोटा गया तो मुझसे मिला और मुझे कहने लगा, सर जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम, आप मुझे जानते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं भी जानता। तो मेरा एक और बड़ा साल था जिसकी दुकान पर मैं बैठा था, उसने कहा कि ये आजकल लीगल एडवाइज़र है इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। तो मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई। मैंने सोचा कि ये वैसे ही कहता, ये शैतान था, इसने पढ़ा ही नहीं होगा। मैंने उससे पूछा दूसरे से, उसका नाम सफादीन था, सफादीन ये सच बोलता है? उसने कहा जी सच बोलता है। मैंने कहा भाई कैसे इसे तालीम हासिल? उसने कहा कि यार ये जब कॉलेज में दाखिल हुआ तो किसी जमात इस्लामी के प्रोफेसर के हत्थे चढ़ गया और उसने इसकी जिंदगी तब्दील की। बहरहाल उससे पहले उसके बाद जब मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कथोला में गया, मेरा तबादला हो गया कोटा से। कोटा में भी तकरीबन 5 क्लास हैं, 5 जमातें थी, पढ़ाता रहा। फिर जब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कथोला में गया तो वहाँ भी तकरीबन 5 साल मैंने अकेले ही पढ़ाया है। कोटा की बात कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट जो थे वो वजीफे के लिए भी जाया करते। उस ज़माने में वजीफे का इंतजाम हुआ करता था। जी जी। और फिर एक एडीआई साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं कोटा में नकल नहीं करने दूंगा। 8वीं जमात का इंतजाम हुआ करता था, वो मुझे साथ ले गए। तो उन्होंने क्या किया कि तमाम दरवाजे उन पर बंद कर दिए। उन्होंने कहा कोटा में जो नकल करेगा उसका मैं बंदोबस्त करूँगा। बहरहाल जब लाइन बनी, रो बनी जिसको हम कहते हैं, तो हर तीसरा लड़का जो था बहुत खुशनवीस था। अच्छा। तो उस स्कूल के जो बच्चे थे वो मैंने सब पूछा भाई आप कौन से स्कूल के? उन्होंने कहा जी लड़के से तलब रखते हैं, स्कूल का नाम तो भूल गया हूँ। तो मैंने उनके जो हेडमास्टर साहब थे, अल्लाह उनका नाम था, मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह साहब क्या कमाल है कि आपके बच्चे 8वीं में जाते हैं, बेटी उनका हैंड राइटिंग है, 5वीं जमात का इम्तिहान होता है वजीफे का, उसमें भी आप टॉप करते हैं, इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा देखिए भाई मेरी बात सुने, मैं किसी लड़के को उस वक्त तक दाखिल नहीं करता जब तक वो दूसरी काबुल न हो। और मैं भला नागा हर रोज़ तख्ती जो है वो लिखाया करता हूँ, कलमे में अपने हाथ से तराशता हूँ और इन लड़कों को मैं इस तरह सिखाता, इस तरह इनका इंटरटेनमेंट। बहरहाल मैंने यह तजर्बा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कथोला में किया तो माशाल्लाह हालात आप देखें। मेरा अजीज़ आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं कि उस ज़माने में कैथोला में या मलोट सत्य में तालीमी नस्लों का अनका था। और मैं स्कूल जो मेरा था वहाँ मखलूत तालीम थी। मखलूत तालीम के हवाले से बहुत सी लड़कियाँ जो है जिनने प्राइमरी पास किया और जिनके हालात बेहतर थे वो उन्होंने आला तालीम हासिल की और तकरीबन 6-7 अभी रिटायर्ड हो चुकी हैं, वो बातौर मलमा काम कर रही थी। इस तरह मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कैथोला में स्कूल का कमरा नहीं था तो किसी के घर हमारा स्कूल था, तो मैंने कोशिश करके गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कैथोला की 4 कनाल ज़मीन ली और अपनी मदद आपके तहत 2 कमरे स्कूल के बनवाए। ये आपने काफ़ी इनिशिएट किया। और कोई ऐसे आपके स्टूडेंट हैं जिनका आप नाम लेते होंगे? ज़ाहिर बात आज गजटेड पोस्ट पे होंगे, कोई 19 में होगा, 18 में होगा, कोई 20 में होगा। जैसे मास्टर खादम साहब के भाई थे, ब्रिगेडियर साहब थे, कुछ ऐसे काफ़ी फेमस लोग। थोड़ा सा मुझसे पढ़े हैं कर्नल दाऊद साहब। कर्नल दाऊद साहब का नाम और कर्नल दाऊद साहब और रियाज जो है बैंक मैनेजर। जी 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 वो तकरीबन पढ़े हैं। जी जी। उसके बाद
और भी बहुत से लोग हैं जो हर रकत तक गए हैं। इस तरह फिर वहाँ से मेरा तबादला जो था, मुझे ग्रेड मिला तो मैं फादर इस्लाम ट्रंक बाजार हाई स्कूल में आ गया। माशाअल्लाह। उस वक्त स्कूल जो थे वो प्राइवेट रेगुलर हुए थे, तकरीबन 6 माह वहाँ रहा। 6 माह के दौरान फैजल इस्लाम में, हाँ फैजल इस्लाम ट्रंक बाजार राजा बाजार में। राजा बाजार जी जी, 6 माह आप रहे हैं वहाँ। 6 माह रहा। अच्छा। फिर क्या हुआ कि मेरा बड़ा बेटा जो था बहुत छोटा सा था, तो वहाँ करीब कोई घर नहीं था, तमाम लोग जो थे वो दूसरी जगह चले जाते थे सर्दियों में। तो एक दिन मैं गया और रात का अंधेरा था, वालदा उसकी लेटी हुई थी, बिल्कुल अकेली, जंगल था, सर्दियों के दिन थे। तो मैंने सोचा कि अब इस बेटों का ही करूँगा, अब तालीम पे हासिल करके क्या करना है, क्योंकि उस ज़माने में जब SST का ग्रेड दिया करते थे तो पूरे पंजाब में भेज दिया करते थे। इस तरह फिर मेरा तालीम का सिलसिला जो था वो तकरीबन ठप हो गया। उसके बाद मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल, उस वक्त मिडिल स्कूल था अनवाली चला गया। तो अनवाली में मेरे बड़े भाई साहब एडमास्टर साहब थे, मास्टर शुक्र साहब। हाँ मास्टर शुक्र साहब, उनके साथ रहा। तो वहाँ सड़क बिल्डिंग थी, वो भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क में बनी हुई थी तकरीबन। तो वहाँ ग्राउंड नहीं था। चनाचे उस ज़माने में सन 89 में फौज आई, वो सड़क निकालती थी ये कोटी से मलोट सतियों तक। तो मैंने उनसे रब्ता करके उनसे कहा कि यार हमें ग्राउंड की बड़ी ज़रूरत है। तो वो फौजी, उन्होंने कहा जी हम आपको ग्राउंड बना कर देंगे। तो आप कितना अर्सा साठन वाले मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। 12 वो मशीन लेकर जब के आगे चले गए, जब वो चिश्ती होटल के पास पहुँचे तो मैं और मेरे चंद दोस्त साथी उस्ताद वहाँ के पास गए। वो मेरे सेम कलर का आदमी था, उसका नाम था नाय सौदा शफी। मैंने कहा लाला के रंग की कसम आज मशीन आपकी आनी चाहिए। उसने कहा भाई आज मशीन आ जाएगी, अगर आपने लाला के रंग का हवाला दिया है तो मशीन आ जाएगी। पर फिर क्या हुआ कि जिसने रास्ता सड़क से थोड़ा दूर था, जो जिस आदमी ने हमें जगह दी थी कि यहाँ मशीन ऊपर बेचा कर लो, वो इनकार कर गया। फिर फौजी ने कहा यार आप लोग, मैं वादा किया था हम आगे हैं। फिर और एक और आदमी से रास्ता किया, उसने कहा चलो भाई यहाँ से सड़क मशीन चला दो। था वो हमारा रिश्तेदार। जब वो फौजियों की मशीन ग्राउंड बनाने के लिए लगी तो उसका ऊपर मकान था, उसका मकान जो था वो इस तरह हिलता था। बहुत उसने गालियाँ दी, उसकी जो वाइफ थी उस आदमी की, उसने बहुत गालियाँ दी, मुझे बहुत गालियाँ दी। मैंने कहा ठीक है यार गालियाँ देते रहो, कोई बात नहीं है। बहरहाल उसका बेटा उस वक्त 8वीं जमात में पढ़ता था। फिर वो गवर्नमेंट हाई स्कूल मलोट में दाखिल हुआ। तो उसकी बहन जो थी ना, वो वॉलीबॉल छीन कर खेलते खेलते ले जाती। तो मेरे दो साथी थे, मास्टर जफीर साहब, मास्टर मसूद साहब, उन्होंने जाकर मास्टर को बताया कि ये लड़का जो है ना, ये उसका भाई है। तो वो सादा सा आदमी था मेरी तरह, खलील साहब उसका नाम था। वो डंडा लगाकर उसके सिर पर ठक करके मारता कि यार तुम उसी के भाई हो। मैं उसे छुपाया, मैंने कहा यार तुम इसके सामने ना आया करो, ये तुम्हें वैसे ही मारता है। 2 साल तकरीबन उसको मैंने छुपा कर उसको मर्डर कराया वहाँ से। फिर मेरा तबादला गवर्नमेंट मेरी मस्जिद से हाई स्कूल मलोट सती में हो गया। वहाँ मस्जिद नहीं थी, तो मैं और मेरे साथी, मेरे उस्ताद भी थे, आजम साहब, मसूद साहब, ये तीनों ने मिलकर मस्जिद बनवाई। आप अंदाज़ा करें कि उस ज़माने में सड़क नहीं थी, तो ईंटें जो थी मस्जिद की वो सर से बच्चों ने उठा कर लाई और वो मस्जिद तमीर करे। अल्लाह ताला उसको मुझे अजर दे। और जाहिर बात है नाश्ता स्टॉप से लेके मलोट स्कूल तक तकरीबन 1.5 किलोमीटर तकरीबन बनता है। और सड़क तो अभी तकरीबन रिसेंटली तकरीबन 20-25 या 30 साल होंगे, लेकिन ये तो काफ़ी मुझे मलोट सतिया से फारूक तहसील हुए तकरीबन 28 ईयर हो गए। तो जाहिर बात है अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। और आपने बड़ा
अच्छा काम किया मास्टर बनी। अच्छा फिर जनाब मेरा तबादला दोबारा गवर्नमेंट स्कूल हमारी में हो गया। अच्छा दोबारा आप कितना अर्सा मलोट सतिया में रहे? मैं 10 साल रहा 10 साल रहे। दोबारा गवर्नमेंट स्कूल हमारी में आ गया। वहाँ मेरे हेड मास्टर थे मेरे भाई साहब शकुत साहब, तो उनको ग्रेड मिला 92 में वो चले गए मलोट सतिया। जी फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम आ जाओ मेरे साथ इकट्ठे। मैंने कहा नहीं, आ गया होने वाली में अब वापस नहीं आऊँगा। मेरा वहाँ मेरे शागिर्द थे, कर्नल था मेरा भी शागिर्द था, रिटायर कर्नल है, उसका नाम है नसीम, उसको चला गया। अच्छा माशा कर्नल नसीम साहब जिनका तल्लक चलागढ़ से है और वो वो आपके शागिर्द डायरेक्टर जैद साहब के भतीजे भी हैं। माशा। और इसी तरह फिर मैं वहाँ हमारे इलेक्शन हुआ करते हैं, जुलाई इलेक्शन होते थे टीचिंग के। टीचिंग के। अच्छा तो मेरे मोहतम सलामतुल्लाह साहब जिनका मैंने तस्करा पहले किया है, जी इस्लामतुल्लाह साहब मेरे ख्याल में अल्लाह के प्यारे हो गए प्यारे हो गए। और वो कोटी सतिया में। हाँ कोटी समझ। तो उन्होंने मुझे सर किया कि ये ज़िला रावलपिंडी का नायब सदर का सगीर आलम ग्रुप से। अच्छा मेरे हालात तो सब बड़े इंतहाई कमज़ोर थे। क्या कमज़ोरी थी कि मेरे तमाम बच्चे पढ़ते थे और सिर्फ मेरी फ़कत तनख्वाह। जी बिल्कुल। बहरहाल बड़ा तगड़ा आदमी था जिसका हम पंजाबी में तगड़ा कहते हैं, राजा फजल हक। राजा फजल उसके मुकाबला में हमारा पैनल जो है इलेक्शन लड़ा। तो मेरे भाई साहब जो थे वो फजल हक के बड़े दोस्त थे। उन्होंने मुझे मना किया कि तुम फजल हक का मुकाबला ना करो। मैंने कहा भाई मुझे तो तहसील कोटी सतिया के इस्ताद ने सेलेक्ट किया है, वही अगर मुझे कहेंगे तो दोबारा मैं उनकी बात मानूंगा, बातों के दीगर मैं अब किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने कहा आपको शौक लड़ने का बड़ा शौक है, आपको इलेक्शन का बड़ा शौक है ना, ठीक हो जाओगे, राजा तुम्हारा बंदोबस्त करेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, राजा मेरा बंदोबस्त करेगा, मैं देखूँगा। बहरहाल मेरे दोस्त थे जबार साहब, वो शागिर्द थे समदुल्ला साहब के, और 2-3 इस्ताद को उन्होंने साथ में लाया और कहने लगे कि जनाब अली तुम राजा का क्या कैसे मुकाबला कर सकते हो। मैंने कहा यार देखते हैं, हार गए तो हार जाएंगे, जीत गए तो जीत जाएंगे। बहरहाल इलेक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा वोटें मेरी थी। माशाअल्लाह। तो आप बता सकते हैं कितनी वोटें थी? ये मुझे याद नहीं है, याद नहीं। और मुझे मेरी सबसे पहले वाज़े अक्सरियत से आप जीते। वाज़े अक्सरियत से, यानी सदर जो था ना हमारा सगीर आलम, उससे भी ज़्यादा थी। तो मेरी पहली तकरीर जो थी यूनियन के हवाले से कलर सर्जन में हुई। माशाअल्लाह आपने कलर में कलर बड़ा वहाँ बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो मैं माशाल्लाह अब क्या कहूँ, अब मेरे अजीज़ हैं, ज़्यादा बातें करनी अच्छी नहीं हैं, अपने आप की तारीफ़ करना गलत होता है, अल्लाह ताला नाराज़ होता है। सही। तो मैंने 4 साल यूनियन में रहा हूँ नायब सदर। बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, बहुत मार पड़ी, बहुत अच्छा आपारा थाने में नहीं गए, तय खाने में रहे, बहुत दफ़ा पुलिस वाले ने उठाकर दूर ले गए, दीना के मकाम पर डंडे पड़े, लेकिन मैंने यूनियन के हवाले से कभी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं। आपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, आप न डर रहे हैं, हमेशा जहाँ भी टीचर का कोई मसला पैदा होगा, कोई इशू सामने आया तो आपने फुल स्टैंड किया। एक दफ़ा को मैं आपको बताऊं कि इन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी पंजाब में, शहबाज शरीफ था, इन्होंने इस्तादा को महकमा तालीम से फारुग करने के लिए एक ढोंग रचाया। क्या ढोंग रचाया कि जनाब इनका इम्तहान लो और जो 80% नंबर ना ले उसको महकमा तालीम से फारुग करें। तो आप अंदाज़ा करें मेरे अजीज़ कि जो लोग मैट्रिक थे, आजकल का जो निसाब है और उस ज़माने के जो पुराने हिसाब और मालूमात थी उनको क्या पता था। सही। तो हम डट के पूरा ज़िला रावलपिंडी में किसी लड़के को, किसी उस्तादी को इम्तिहान में बैठने नहीं दिया। इस तरह उनकी ये तारीख नामुकम्मल रही। मैं आपको ये तो था अजमली सा फ़क़ा,
जो मैं तालीम के हवाले से करता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी समाजी खदमात क्या रही। तालीमी खदमात के साथ आपने समाजी खदमात। समाजी खदमात जी। समाजी खदमात के हवाले से जो हाँ सत्य की जाए पैदाइश है ना, बामकाम थून कामरा नहीं, कमरा पीछे थून आ गए। थून। तो मैं यूनियन काउंसिल मलोट सत्य की तरफ से मेंबर मंतखब हुआ। मेरे साथ मोहतरम सनामतुल्लाह साहब और तारीख सतियों के मौलवी सबीर सती थे। सबीर सती से नाम सुना होगा आपने? बहुत नाम सुना होगा, जिन्होंने तारीख सतियाँ लिखी है। जिन्होंने तारीख सतियाँ लिखी। तो इस तरह हमने तहसील कोटी सतियों के अक्सर मुआवजात जो हैं वहाँ गए और वहाँ जाकर ये तहरीक चलाई कि हमारा भी एक बाकायदा ऐसा मकाम होना चाहिए जहाँ वहाँ सत्ती जहाँ पैदा हुआ है, बाकायदा उसको कोई ठीक सूरत दी जाए। बराबर वो तारीख चलती रही। तो एक दिन हम वगल में गए, वगल हाई स्कूल में। तो वहाँ स्वारिश अब्बासी साहब जिनका तल्लुक अब्बासी से है और अहले मसहब अशातुल इस्लाम के वो बानी हैं, वो कहने लगे, मुझसे कहने लगे, भाई यार क्या ज़रूरत है ये दरो दीवार बनाने की, ये संग मेरा लगाने की क्या ज़रूरत है, आप सत्य को फ़ायदा बचाएंगे। मैंने कहा वो जो पोटा शरीफ में बना हुआ है वो क्यों आपने बनाया है। बहरहाल फिर वो तहरीक हमने चलाई, कुछ थोड़ा सा काम रहा। फिर सलामतुल्लाह साहब भी बूढ़े हो गए, शबीर साहब भी थोड़ा कमज़ोर हो गए, तहरीक थोड़ा चलती रही। फिर उसके बाद हमें जंगलात वाले और महकमा गुजाराजात वाले बहुत तंग करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपका भी गुजाराजात हैं, ये गुजाराजात जो महकमा अलग है। सही। तो मैं उसका सख्ती बन गया तहसील कोठी की तरफ से। जनाब मोहतरम बाबर साहब हमारे इंचार्ज थे, उस्ताद थे, रिटायर्ड टीचर थे, वंश उनका तल्लुक था। तो हमने तहरीक चलाई कि ये गुजाराजात हैं, ये मालकान को वापस किए जाए। बहरहाल वो हमारी तहरीक वो ना कामयाब दोनों हुई। लेकिन बाबर साहब ने एक बात कही, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि देखो भाई, मेरा मकान बना हुआ है मेरे दादे का, और अभी तक वो मकान जो है उसी तरह है। इसका मतलब दादा विरासत वही चल रही है। तो उसने कहा कि आजकल क्या करते हैं, बाबर साहब ने कहा कि चीर सुखाते हैं हींग डालकर। तो उसकी लकड़ी कच्ची होती है, 3 या 4 या 5 साल के बाद वो लकड़ी जो है मकान की वो वसीदा हो जाती है। पुराने मकान जो बने हुए हैं, क्या वजह है जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि दीन, उनके जो कार्ड था वो दीन का बना हुआ था, इसलिए वो बहुत तारीफ चलती रही तरह। और फिर मेरा हवाला सियासी हवाले से मेरा तल्लुक मुस्लिम लीग से। जी जी बिल्कुल, आपका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और मेरे ख्याल में आप जनरल सेक्रेटरी भी रहे। जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। तो आप मुझे पूछेंगे कि भाई आप सारे लोग इस पार्टी में तब्दील करते हैं, आप लोगों ने तब्दील क्यों नहीं की। जी बिल्कुल, आप वाकई शुरू से मुस्लिम लीग नून में रहे। नहीं, शुरू में था, लेकिन क्यों, देखिए भाई मैं एक अदनसा तालिब इल्म हूँ हिस्ट्री का। हिस्ट्री के तालिब इल्म मैंने हिस्ट्री जो पढ़ी है मैट्रिक में या एफ में मैंने तारीख़ इस्लाम पढ़ी है, जनाब सल्लल्लाहु ज़मानों से लेकर खुलफाए राशिदीन तक, खुलफाए राशिदीन नहीं बल्कि खुलफाए अब्बासिया तक। ठीक। और फिर मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है वो मैट्रिक में भी और इंटर में भी वो शुरू होती थी और जाकर तहरीक पाकिस्तान तक आती थी। सही। तहरीक पाकिस्तान के हवाले से जो मुस्लिम लीग ने कुर्बानियाँ दी हैं वो हम माशाल्लाह आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आप बेहतर समझते हैं कितनी तरह उन्होंने कोशिश की। जनाब कायद आज़म, उलमा इकबाल और दीगर अकबरीन जिन्होंने साथ दिया। फिर उसके बाद मैं 1965 में 1963 टीचर बना। 1965 में जी जी 1965 में उस वक्त सदर अयूब का दौर था। सही। सदर अयूब साहब ने एक जमात बनाई थी जिसका नाम था कन्वेंशन मुस्लिम लीग। कन्वेंशन मुस्लिम कन्वेंशन मुस्लिम लीग। ठीक।
वो कन्वर्शन मोसम्बिक जो थी ना, वो मुस्लिम लीग से जुदा हुई थी। अच्छा अच्छा। तो उसका एक मोसम्बिकी उसका भाई था। जुदा होने की क्या वजह थी? इन्होंने अपनी इकदार को तवील देने के लिए बनाई थी ना। अच्छा, इक़्तिदार। तो उनका भाई था, उनका नाम था सरदार बहादुर खान। अच्छा। उन्होंने एक शेख बोला और शेख बोलकर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा यहाँ शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या हो। क्या हो? फिर वो कंसन ले चली, ब्रिटिश सिस्टम हुआ। इस तरह क्या हुआ कि बांग्लादेश की इब्तदा यहाँ से हुई। बीडी मेंबर हुआ करते थे, आधे मशरक़ी पाकिस्तान से, आधे मगरबी पाकिस्तान। हालांकि मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी। बहरहाल तहरीक चली, भुट्टो साहब ने तहरीक चलाई, पीपल पार्टी उन्होंने जमात बनाई। तो क्या हुआ कि 1970-71 का वाक़या हुआ कि बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया। फिर उसके बाद यकिया का दौरे हुकूमत आया, मोसम्बिक के हवाले से बात करता हूँ। फिर मुशर्रफ साहब का दौर आया। मुशर्रफ साहब के दौर में भी बड़ी ऊँचाई क्या हुई है कि ये जो इन्होंने दिया है ना रास्ता, हवाई रास्ता जो दिया गया है अफगानिस्तान को, इसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल इसके अलावा मोसम्बिक के मेरे बेहतरीन दोस्त जो हैं वो शाह खान अब्बासी हैं। शाह खान अब्बासी साहब आपके फेवरेट लीडर हैं। मैं मेरे दोस्त हैं। अभी तो मुस्लिम लीग छोड़ चुके हैं। ठीक कहते हैं, वो ठीक करते हैं, वो जो कहते हैं ठीक कहते हैं। क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है मेरा जो चैनल है वो थोड़ा सा इससे हटकर है। मैं एक बात करना कि आपकी ज़िंदगी का सर, आपसे ये सवाल मेरा ये है कि आपके इलाके में सकाफत के अलावा से कोई रसाला छपा आबशार के नाम से है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें अपने हमारे नाज़रीन को और आपके सामाइन को और आपके सुनने वाले जितने लोग हैं उनको आप उसके बारे में बताते हैं। ज़ाहिर बात है वो काफ़ी अर्सा हमारे एरिया में ये चलता रहा, उसकी पस पर्दा क्या चीज़ थी और क्या उसके बारे में। असल में वो जो आबशार साला था ना, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती थी। सकाफत भी होती थी, सियासत भी होती थी और तारफ़ भी होता था और बच्चों का हवाले से भी प्रोग्राम होते थे। तो एडिटर वगैरह कौन थे? एडिटर उसका था अख्तर शाह। कौन से बिलोंग? कौन से ताल्लुक़ रखते थे? अच्छा, बन से ताल्लुक़। हाँ, तो बहुत थे। किसी कॉलेज के गालबन प्रोफेसर थे उर्दू के। अच्छा, प्रोफेसर थे उर्दू के? उर्दू या किसके थे प्रोफेसर थे। अभी उनका एक भाई है, वो बड़ा लायक आदमी है, मुझे उसका नाम नहीं आता है, वो टीचर है। अच्छा। और ये साला जो था, ये दरअसल अख्तर शाह जो थे वो पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। तो लोगों ने इसके मुखालफत कर दी कि भाई ये पीपल पार्टी का साला है, इसको हम नहीं पढ़ते। इस तरह वो साला मंथली छपता था, वीकली छपता था या मंथली छपता था? अच्छा, मंथली छपता था। तो कितना अर्सा तकरीबन 10-12 साल रहा? नहीं, थोड़ा सा रहा, 4 साल रहा तक। 4 साल। तो मेरा जो मौजूद था उसमें, अच्छा, मेरा तारफ तौसीफ कोठी सतीम कोठी सतीम के हवाले से जो मुश्किलात और जो वाक़यात हैं वो मेरा काम था उनको उजागर करना। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, उसमें आपका इंटरव्यू भी छपा रहा है, उसमें काफ़ी उस हवाले में थोड़ा सा बता दें। नहीं, इंटरव्यू तो नहीं हुआ। अच्छा, बहरहाल अदारिया तो छपता रहा। हाँ, अदारिया छपता था मेरा था, क्योंकि मेरा मौजूद जो था बहुत तारफ तौसीफ कोठी से। अच्छा, कोठी सतीम के जो मसाइल थे जी जी जी, उनको उनको उजागर कर। अच्छा, नई तालीम और जदीद तालीम और के बारे में आप थोड़ा सा बता दें कि किस हवाले से आप देखते हैं उस वक्त का पढ़ा हुआ और आज का पढ़े हुए में क्या फ़र्क है, थोड़ा उस हवाले से थोड़ा सा बता दें। मैं अगर ये कहूँ ना कि उस वक्त का पढ़ा अच्छा था, वो सब पे आप ये कहें कि जी ये कहता है मैं पढ़ना पड़ा हूँ इसलिए वो अच्छा था। नहीं, मुश्किलात जो आपने फेस किए हैं वो शायद मैंने ना फेस की हूँ। मुश्किलात इतनी थी कि या आप अंदाज़ा करें, पढ़ने की बात करता हूँ, 24 वर्गों की कापी हुआ करती थी। 24 वर्गों की एक कापी हुआ करती। गारमन आता था, हो सकता है आपने देखी हो। जी जी, थोड़ा बहुत। और वो कापी या 24 सफ़ों की कापी हुआ करती थी। किताबें जब हम लिया करते थे, फर्ज किया आपने 5वीं जमात का इम्तिहान पास कर लिया तो उसके बाद आपका छोटा भाई पढ़ता है,
उसको दे देते थे। अच्छा। वो जब फारग होता था वो तीसरे को देते। तीसरे को। अब ताकि वो कराते हैं इतनी पोसीदा हो जाती थी, कुत्ते की गरीब जो थी वो कम थी, तो किताबों का बाटर सिस्टम हुआ करता था। समझो कि वो पब्रेसी सिस्टम के तरीके से चल रहा है। चल रहा है। जी जी। उसके अलावा निसाब में मुझे निसाब का कम नहीं हो सकता। मैंने जो इंटरव्यू दिया है उस अखबार में यही मौजूद था। आप अंदाज़ा करें कि जब हम पढ़ा करते थे तो उस वक्त एक किताब हुआ करती थी पढ़ी की, एक किताब उरूफ तजी हुआ करते थे। तकरीबन आप भी पढ़े होंगे। जी जी। उरूफ तजी के बाद दो हरफी अखबार हुआ करते थे, फिर 6 हरफी होते थे, फिर 4 हरफी होते थे, फिर मुकम्मल अखबार होते थे। आज मुझे आजकल ये बताएं कि लिखा हुआ है अलोप अनार। अनार को आदमी हाथ तो लगाएगा, बच्चा हाथ तो लगाएगा ये अनार है, लेकिन अरब की पहचान को नहीं आती। नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह अंग्रेज़ी है, इंग्लिश की बुक है। हम जब पढ़ा करते थे तो 6ठी जमात से अंग्रेज़ी शुरू हुआ करती थी, आजकल फर्स्ट से शुरू होती है। जी जी। लेकिन क्या है, लाइन है, शेख को देख लेते हैं, एल का उनको पता ही नहीं है, वो लाइन ही पढ़ते हैं। अंकल जरूरी तो ये है ना कि रूह की पहचान करे जाए ना, और रूह की पहचान नहीं कराते हैं। जी। इसके अलावा आजकल ट्यूशन का सिस्टम है, ट्यूशन दो, मुझे आपका बच्चा बहुत अच्छा है, हाँ इसको कुछ भी ना आता। उस ज़माने में ट्यूशन नहीं हुआ करता था, इस हिसाब से हम फ्री पढ़ाया करते थे, तो दिलो जान से। और फिर एक और बात है, आपको महकमा तालीम के बारे से बात करता हूँ कि इस ज़माने में इंस्ट्रक्शन का कोई बाकायदा तरीका नहीं है। जब हम पढ़ाते थे, जब हम टीचर हुआ करते थे, या हमसे पहले टीचर जो हुआ करते थे, तो हमारी एक लॉग बुक हुआ करती थी। अच्छा, लॉग बुक जिस तरह आजकल के ज़माने में फीडबैक है, आजकल के ज़माने में फीडबैक ली जाती है। फ़र्ज़ करें कोई टीचर अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कोई मजमून पढ़ा रहा है, उसकी वैल्यूएशन की जाती है कि उसकी कम्युनिकेशन पे ग्रेड कितनी है उस सब्जेक्ट के ऊपर। तो वो लॉग बुक जो थी ना, उसमें मेरे एक एडीआई साहब थे, उन्होंने स्कूल का मायना किया। मैंने बहुत अच्छे न बेटा चार्ट वाला लगाए, खाना बेहतरीन दिया, तो जो जा रहे थे वो छत से लटक रहे थे। उन्होंने कहा भाई देखें, आपने सब कुछ अच्छा किया, छत को भी कभी देखा है? एक एडीआई साहब थे, मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ दफन बैठ कर लागू लिखे? उन्होंने कहा भाई लागू का मतलब ये है हम स्कूल को चेक करते हैं, देखते हैं क्या हालत है। क्या? तो जो लड़का जमात में कमज़ोर हुआ करता था, लॉग बुक पर उसका बाकायदा नाम लिखा जाता था। अच्छा। और फिर हमारी जो तरक्की थी ना, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता था, स्वट हो जाता था, नॉट सेटिस्फैक्टरी जब हो जाता था तो हमारी तरक्की जो थी वो रुक जाती, बंद हो जाती थी। और जो अच्छा पढ़ाता था उसको एक्सीलेंट मिलता था। मैं आज भी कैथोला की बात करता हूँ, मेरे स्टूडेंट हैं वहाँ रहे हैं, मैंने उनको तकरीरी हवाले से अच्छे तरीके से पढ़ाया। आज भी वो माशाल्लाह अच्छी पोस्ट पर हैं। अच्छी पोस्ट। तो इस वास्ते ये जो है ना, इनका तरीका जदीद तरीका तालीम जो अच्छा नहीं है। अच्छा, क्या हमें पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा बताएं। आप ज़ाहिर बात जब पाकिस्तान बना उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 7-8 साल ही हो, उसके बारे में आप बताएं, आपने कैसे? मुझे थोड़ी सी याद है, मैं 7 साल का था। माशाल्लाह। आजकल के बच्चे तो तेज़ हैं ना, आज के बच्चे, उस ज़माने के बच्चे तो बहुत फ़ायदा हुआ करते थे। जी जी। आप अंदाज़ा करें कि जब हमने मिडिल का इम्तिहान दे दिया तो मैंने रेडियो आकर पिंडी में देखा था। और आजकल का जो मेरा पोता है या आपका बेटा है या आपका कोई रिश्तेदार है, वो अभी स्कूल नहीं गया, मोबाइल के मतलब वो मुझसे बेहतर समझता है। जी बिल्कुल। ये फ़र्क है उस ज़माने और इस ज़माने का। रही बात ये कि उस वक्त मुश्किलात क्या थी, सबसे पहली बात यह है दौरे गुलामी था। दौरे गुलामी। मुश्किलात की वजह ये थी कि दौरे गुलामी था, अंग्रेज़ यहाँ से लूट कर ले जाते थे।
जो कुछ था खाम माल, ना कोई फैक्ट्री थी, ना कोई कारखाना था, ना सड़क थी। आप अंदाजा है कि उस ज़माने के लोग मलोट सती चलकर पिंडी आया करते थे पैदल। या उस ज़माने के जो लोग पढ़े हैं हाई स्कूल में, वो एक दो हाई स्कूल हुआ करते थे, एक कोटली नहीं, एक नरी और एक कोटा। सिटी बंदी से ये सारे लोग कोटा में जाकर पढ़े हैं। फिर माशी पोजिशन ये थी कि कपड़े जो थे नहीं, वो एक ही जोड़ा हुआ करते थे, पूरा साल ही जोड़ा। फिर उस ज़माने में गल्ला जो था वो नापैद हुआ। ठीक याद है, मेरे वाल साहब ठीक ठाक आदमी थे, अमीर आदमी थे उस ज़माने के लिहाज से, वो बहुत अच्छे जिम्मेदार थे। तो लोग जो है ना, वो उनको गला नहीं मिलता था। चने नहीं होते, चने की रोटी खाते थे, और हज़ारों लोग बीमार होकर मर गए। टीबी, मलेरिया, अंदाज़ा करें कि टीबी कहते हैं कि उस ज़माने में एक जैसे आजकल कैंसर है, टीबी का इसका कोई इलाज ही नहीं है। उस वक्त कोई बिंदा वगैरह लगाते थे, चक्का। वो मेरा अच्छा, उसके बाद जिनको मलेरिया हो जाता था तो गांव में कुछ बूढ़ियों में आ करती थी, बूढ़े उनका कहते हैं हमें ऐसा नहीं, वो पत्थर दिया करते थे, वो पत्थर करते थे तो वो ठीक हो जाता था। और उसके अलावा तालीम नहीं थी, तालीम का फुकदान था। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या जो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत उसने मुतासर किया, जैसे कोई वो चुभाने वाला या चौंक देने वाला बात हो जो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते? कोई ऐसा कोई वाक़या है तो वो अपने हमारे नाज़रीन को, आपके हज़ारों शागिर्द हैं, हज़ारों देखने वाले हमारे भी व्यूज़र हैं, और वो भी आपकी इस वाक़े से, अगर मैं ये कहूँ कि गमी की बात कि मुझे ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख जो हुआ है वो डाका फाल, सकूते डाका। जब डाका फाल हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ। और इसी तरह अगरचे मैं पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन मुझे बेनज़ीर की जब शहादत हुई तो मैं रोटी खाता था, मैं रोटी छोड़ दी। मुझे इतना दुख हुआ। अजीम लीडर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ज़ाहिर बात है उसकी पूरी फैमिली ने सेक्रीफाइस किया। अजीम लीडर थी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपने बड़ी तकलीफ उठाई, अपनी कीमती राय दी हमें। नहीं, मैं तो और हम मशहूर हैं आपके, और मैं नाज़रीन को इतना ज़रूर कहूँगा कि सर की मुकम्मल जो फैमिली है वो दरस तदरीस के साथ मुंसलिक हैं। इनके बड़े भाई मास्टर शकर साहब, मेहरबान साहब, मिर्दास साहब और दीगर जितने भी इनके बेटे और बेटियाँ, मुकम्मल जो फैमिली है वो इस ज़रिए दरस तदरीस से मुंसलिक रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुआ से मैं आपको बताऊँ तो बेटे तो नहीं हैं, तो मतलब एक बेटी और 3 जो मेरे बहू हैं ना, वो तीनों टीचर। जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत